हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में समझा था और देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं पोल्यूशन टॉपिक को। पोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को और नॉइज़ पोल्यूशन को। आज की क्लास में हम लोग एयर पोल्यूशन को बेसिकली कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट में कुछ गैसेज का मिक्सचर होता है, जैसे कि नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.038% के करीब होती है। तो एक कंपोजिशन होता है गैसेज का। अगर इन गैसेज के कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाए, कोई गैसेज बढ़ जाए या कोई बाहर से डस्ट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल आके मिल जाए जो कि हानिकारक हो, तो उसकी वजह से चेंजेस को हम लोग एयर पोल्यूशन का नाम देते हैं। हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, जिसके तहत एयर पोल्यूशन की डिफिनीशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजीरियस टू ह्यूमन बीइंग। मतलब कोई भी सॉलिड, गैस या लिक्विड की प्रेजेंस जो इंजूरियस हो ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग क्रीचर के लिए या प्लांट प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको हम लोग पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। ये कोई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है या कोई सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं कि कितना लिमिट तक हमारा परमिसिबल है, उससे ज़्यादा हमारा हार्मफुल होगा, ये सब डिसाइड होते हैं CPCB के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं, इनको संविधिक संस्था भी कहा जाता है हिंदी में। ये वो होते हैं जो किसी एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। तो ये बनाई गई है से वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत, क्योंकि ये एक्ट पहले बना था तो इसी के अंतर्गत संस्था बना दी गई। अब ये जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबके लिए स्टैंडर्ड, नॉइस पोल्यूशन या वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन सबके लिए यही बॉडी काम करती है। तो इसके और भी फंक्शन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करती है एनवायरनमेंट के मैटर पे और जो है स्टैंडर्ड सेट करती है, जैसा कि अभी बताया हमने। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग भी इसके द्वारा की जाती है। अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं रिगार्डिंग पोल्यूशन, कैसे बच सकते हैं या कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। कुछ एक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं कि इनको या तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में अरेंज करो या इनको एयर मैच करवाने को दे देता है, तो इनको यहीं पे देख लेना सही रहेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 का है हमारा, वाटर पोल्यूशन एक्ट 74 का है, एयर पोल्यूशन 81 का है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 का है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, कैंपा एक्ट 2016 के तहत आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। तो कुछ सोर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में नेचर द्वारा आते हैं, इनको हम नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि अगर कहीं पे मान लिया वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, तो उससे निकलने वाली गैसेज हो गई, SO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उनसे निकलने वाले डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। तो ऐसे नेचुरल फिनोमिना की वजह से हुआ तो इनको नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहते हैं। ऐसे जंगल में आग लग गई, जंगल में नेचुरल काजेज की वजह से आग लगती है। बायोलॉजिकल डीके हो रहा है किसी चीज़ का, जिसमें हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, मार्शेज जिनसे मीथेन वगैरह निकलती है, और भी कई सारी गैसेज निकलती हैं, पॉलन ग्रेन्स जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का काम करते हैं। तो ये सब नेचुरल काज हैं, तो इनको नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन बोला जाता है। वहीं कुछ मानवकृत गतिविधियों की वजह से भी पोल्यूशन होता है, तो इनको हम एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड मतलब, तो जैसे कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट चलाते हैं, जिससे निकलने वाले कई सारे हार्मफुल गैसेज, फ्लाई ऐश, इंडस्ट्रियल एमिशन होता है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं उनसे होने वाला एमिशन है, कोयला जलाया जाता है या फॉसिल फ्यूल और सारे जलते हैं। कुछ कृषि कार्यों की वजह से भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, जैसे कि पराली का जलना हो गया, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से। तो ये हैं नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन के सोर्स।
अब कौन से पैरामीटर होंगे, कौन सी गैस किस लिमिट तक परमिसिबल होगी जो पोल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएगी, तो ये सारे के सारे पैरामीटर सेट किए जाते हैं CPCB के द्वारा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसके तहत 12 पैरामीटर सेट किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 तरह के पैरामीटर हैं, एक तो औद्योगिक और रिहायशी जहाँ पे ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए, और दूसरा है पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और जो है नेशनल पार्क हो गया, तो इनके लिए अलग पैरामीटर हैं। इंडस्ट्री और रिहायशी क्षेत्र, औद्योगिक हो चाहे रिहायशी क्षेत्र, दोनों के लिए एक ही पैरामीटर सेट किया गया है। तो ये ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन इसके पैरामीटर जो 12 हैं ये अक्सर पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो है PM10 पार्टिकल, PM2.5 पार्टिकल, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, पायरोबेंजीन, आर्सेनिक, निकिल। तो ये हैं 12 पैरामीटर, इनको आपको याद रखना होगा, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ये भी CPCB द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि इनकी कितनी लिमिट होगी। तो बेसिकली अगर देखेंगे इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा पैरामीटर्स में, सिर्फ SO2 और NO2 के पैरामीटर्स में रिहायशी इंडस्ट्रियल क्षेत्र और सेंसिटिव एरियाज में डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम ही पैरामीटर सारे के सारे हैं। अब आती है बात प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से निकल के एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया। इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूटेंट हैं या वॉल्केनो से निकलने वाले, तो ये डायरेक्ट जा करके मिल जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो इनको हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। वहीं अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट सनलाइट की प्रेजेंस में, हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस में मिल करके कोई रिएक्शन करके अदर पोल्यूटेंट बनाते हैं, तो हम उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो जैसे कि HNO3 है, H2SO4 है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, तो ये सब जो है रिएक्शन के बाद बनते हैं, तो इसको हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में रखते हैं। जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, उनके साइज लगभग अगर 2.5 से कम का होता है तो हम उनको PM2.5 पार्टिकल बोल देते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से कम साइज के हैं। PM2.5 के बाद आता है PM10। PM10 का मतलब है कि जो वो पार्टिकल जो PM10 माइक्रोमीटर से छोटे हैं और 2.5 माइक्रोमीटर से बड़े हैं, उनको हम PM10 पार्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल होगा वो हमारे ज़्यादा अंदर तक पहुंच के ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे PM10 पार्टिकल थोराइक और जो है ब्रांकियल रीजन तक पहुंच जाते हैं, जिनसे हमें इरिटेशन हो सकती है, खांसी हो सकती। वहीं जो 2.5 है, इनसे छोटे हैं, ये फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये डीपर लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं जो इससे भी छोटे होते हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, जो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए। अब हम पढ़ते हैं अगला पोल्यूटेंट है SO2। SO2 मेनली वोल्केनो से नेचुरली निकलता है और पेट्रोल, डीजल या कोल बर्निंग के कारण भी निकलता है। इसका इम्पैक्ट बेसिकली एसिड रेन होता है। मार्बल कैंसर भी देखेंगे हम लोग अभी क्या होता है। तो एसिड रेन अगर SO2 है तो मिल करके H2SO4, और NOx का कोई है तो HNO3 की फॉर्म में एसिड रेन का कारण बनता है। तो एसिड रेन से कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पतियों में सेल एबनॉर्मल हो जाती है, रूट सिस्टम उनका डैमेज हो जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। जो नई नई पत्तियां निकलती हैं छोटी छोटी, उन पे एसिड रेन होने की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, जिससे कि इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और जो है सॉइल की क्वालिटी भी रिड्यूस होती है एसिड रेन की वजह से। और जो है अगर कोई वाटर बॉडी है तो उसका pH लेवल कम हो जाएगा, जिससे उसमें रहने वाले मछलियां हैं और जीव जंतु हैं उन पे असर पड़ेगा, उसमें होने वाली वनस्पति है उस पर असर पड़ेगा। तो एसिड रेन जो है pH लेवल
रिड्यूस कर देती है वाटर बॉडीज़ का, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। मार्बल कैंसर क्या होता है? एसिड रेन होने की वजह से जो मार्बल होता है उसकी जो चमक, जो ये मकराना मार्बल था ताजमहल का, इसकी देख पा रहे होंगे पहले कैसे चमक थी, अब ये येलोइश अपीयरेंस में हो गया है। तो इसी को बोला जाता है मार्बल कैंसर। ये एसिड रेन की वजह से ही हुआ है, इसीलिए ताजमहल के चारों तरफ गाड़ियों को बैन किया गया है ताकि एसिड रेन को कम किया जा सके और उसकी ब्यूटी को इंटैक्ट रखा जा सके। NOx भी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से पेट्रोल, डीजल या कोल या फॉसिल फ्यूल के जलने से बनता है, तो इससे भी एसिडिक रेन का एक कारण बनता है। तो ये भी जो भी पीछे हमने पढ़े हैं एसिड रेन की इम्पैक्ट, वो भी उसका ही काज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम कोल, पेट्रोल, डीजल को कम ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो CO2 बन जाएगी, नहीं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ये बहुत ही खतरनाक गैस है क्योंकि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये तो ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस भी होती है, तो इसको पता लग नहीं पाता है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह होती है। अगर इसके इन्वायरमेंट में हम सांस लेते हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, डिफरेंट सेल तक पहुंचाना, लेकिन अगर उसके साथ ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो गई है तो ऑक्सीजन की जगह वो ले करके जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिससे कि हमें कई तरह के ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, तो कई तरह की समस्याएं होगी। हमको डिजीनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिसओरिएंटेशन और कई तरह की विजुअल डिस्टर्बेंस, यहाँ तक कि ये डेथ भी हो सकती है। तो कई सारी बीमारियां कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली तो 330 ppm के करीब होती है, लेकिन आज की डेट में ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। एक ग्रीन हाउस गैस भी है जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज, उसमें ग्रीन हाउस गैस में हम लोग CO2 को पढ़ेंगे। जैसे कि देख पा रहे होंगे एक वेबसाइट है CO2.earth जो ट्रैक करती है कि कैसे कैसे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। 1955 में लगभग 310 ppm के करीब हुआ करती थी, वहीं 350 ppm पहुंच गई 1990 में। 400 ppm हमारी लगभग 2015 के करीब, और आज ये अक्टूबर 2023 का डाटा है कि 418 ppm तक पहुंच चुकी है, जो एक ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनके द्वारा यूज किए जाने वाले रिसोर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जितनी भी डेवलपिंग इकनॉमी है या डेवलप्ड इकनॉमी है, उनको फॉसिल फ्यूल की डिमांड है, जिसके जलने की वजह से CO2 निमिट होती है। कार्बन सिंक घटते जा रहे हैं, जैसे कि वनों की कटाई हो रही है, तो जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता था, सिंक का काम करते थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में CO2 का मात्रा बढ़ती जा रही है। अनसस्टेनेबल लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। कई सारे हम लोग व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग कई सारे इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं, पूर्वजों की तरह नहीं है जो कि एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल जीते थे। तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, जिसकी वजह से बढ़ती CO2 इमिशन बढ़ता जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, CO2 बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें ट्रैप CO2, जो ग्लेशियर होते हैं उनमें CO2 ट्रैप हो जाती है कभी ना कभी, बहुत पहले वो भी रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो हमारा CO2 बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट में। फ्लाई ऐश क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट हैं या फिर ईंट भट्टे हैं, तो उनमें कोयला जलाया जाता है। कोयला से एक फाइन पाउडर जैसी निकलता है जिसे हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो ये अगर पत्तों पे जम जाती है, अगल बगल के पत्तों पे डस्ट सेटल होती है, फसलों पे सेटल होती है, तो फसलों की प्रोडक्टिविटी घटती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता है। इस पर लीफ पे जम गई तो सनलाइट नहीं मिल पाती है और फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है। तो अगल बगल जितने भी पावर प्लांट हैं उन पे
फसल की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, और वहीं उसी इन्वायरमेंट में सांस लेने से एक बीमारी हो जाती है जिसको सांस की बीमारी सिलिकोसिस होती है। तो फ्लाई ऐश का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंडफिल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंटें बना करके जो है बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट वेट होती हैं तो अर्थक्वेक के लिए भी अच्छी रहती हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही गैस में बदल जाए। जैसे पेट्रोल आप रख दो तो थोड़ी देर में वो उड़ जाएगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाता है। स्प्रे पेंट है या फिर डिओड्रेंट देखे होंगे तो उससे निकलने वाला ये VOC, उसको बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और NOx मिल करके ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन PM पार्टिकल सनलाइट की प्रेजेंस में स्मॉग का निर्माण करती है, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसको फोटोकेमिकल, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है तो फोटोकेमिकल स्मॉग भी इसको बोला जाता है। लंदन या विंटर स्मॉग, लंदन स्मॉग जो है 1952 में लंदन विंटर में एक बहुत थिक लेयर इकट्ठा हो गई थी लंदन में, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो SO2 की प्रेजेंस थी ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, और जाड़े में टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह से एयर ट्रैप हो गई वहीं पे, तो कई दिनों तक कोहरा जैसा छाया रहा था, जिसकी वजह से कई सारी मौतें हुई थी। तो इसीलिए उसका नाम ही दे दिया गया लंदन या विंटर स्मॉग। ओजोन, ओजोन तो वैसे तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। लेकिन अगर नियर अर्थ ओजोन है तो वो हमारे लिए पोल्यूटेंट का काम करती है। इसकी वजह से हमने पीछे ही देखा कि कैसे स्मोक बनता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है ओजोन की प्रेजेंस में, कोल्ड रेजिस्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, पेट्रोल, डीजल या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से प्रोड्यूस होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ओजोन लेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, इसको कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट चेंज में हम लोग CFC के जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब हम लोग CFC के बारे में वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। लेड, पहले जो है लेड का इस्तेमाल किया जाता था गाड़ियों में, पेट्रोल डीजल में एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह, थर्मामीटर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको अब रिड्यूस किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो इसकी वजह से नर्व सिस्टम, मेंटल डिसेबिलिटी का जो है IQ लेवल रिड्यूस हो जाता था बच्चों में, तो इसी वजह से इसको फेज आउट किया जा रहा है, लेड का इस्तेमाल ख़त्म किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल में लेड नहीं मिलाया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे मेजर करेंगे कि कितना पोल्यूशन है, आम पब्लिक को कैसे समझ में आए? तो उसके लिए CPCB ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया है जो कोडिंग पे काम करता है। कलर कोड देख करके आप पहचान जाएंगे कि कैसी एयर है। ग्रीन है तो अच्छी एयर, गुड, और उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर। उनके क्या हेल्थ इम्पैक्ट हो सकते हैं वो भी दिए गए हैं साथ ही साथ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से कलर कोड पे आधार पे इजीली समझ में आ सकती है कि कैसी एयर क्वालिटी है। तो एक पैरामीटर्स दिए हैं, रिमार्क कैसी है, कलर कोडिंग के आधार पे आप समझ सकते हैं। इसके AQI के 8 पैरामीटर होते हैं। एक तो PM2.5, PM10, NO2, NH3, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये हो गए 7, और एक लेड जो इसमें नहीं दिया गया है, ये देख रहे 317 वेरी पुअर कैटेगरी की एयर है, आनंद विहार दिल्ली में 5 दिसंबर का। दूसरा है एक IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जो है IITM पुणे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे ने एक ऐप का निर्माण किया है, सफ़र ऐप। अगर आप दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद में रहते हैं तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने शहर की कि 4 ही शहरों के लिए बनाया गया है। इसकी भी कोडिंग लगभग वैसी ही है, 0 से 50 गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी की। अब देखते हैं कि कौन कौन से इफ़र्ट किए गए हैं। हमने पीछे मेजरमेंट पढ़ लिया, अब कौन से इफ़र्ट किए जा रहे हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। एक चलता है दिल्ली NCR में ग्रेप सिस्टम, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। दिल्ली
अक्सर जाड़े की शुरुआत में पोल्यूशन की समस्या दीपावली के थोड़ा पहले से, जब धानों की कटाई होती है तो पराली जलने की वजह से, व्हीकल एमिशन की वजह से और भी कई सारे रीजन की वजह से पोल्यूशन हो जाता है। तो इसीलिए दिल्ली और एनसीआर के लिए ये प्लान तैयार किया गया था, जिसका नाम है ग्रेप, GRAP, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इसमें पहले से डिसाइड होता है कि कितना पोल्यूशन होगा तो क्या एक्शन लेंगे हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए। जैसे मॉडरेट टू पुअर एयर क्वालिटी, तो स्टेज 1 अपने आप ही लागू हो जाएगी, जिसके तहत हम लोग मैकेनाइज स्वीपिंग शुरू करेंगे, वॉशिंग ऑफ रोड शुरू हो जाएगी, फायर क्रैकर बैन कर दिए जाएंगे। अगर वेरी पुअर एयर हो चुकी है तो हम लोग स्टेज 2 लागू हो जाएगी अपने आप, और बैन ऑन डीजल जनरेटर, पार्किंग फीस को बढ़ा देंगे जिससे लोग कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। ऐसे तीसरा स्टेज सीवरली पोल्यूटेड एयर हो गई, तो ये वाले एफर्ट लिए जाएंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे सफाई की, ईंट भट्ठे बंद कर दिए जाएंगे, कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। अगर इमरजेंसी सीवियर कैटेगरी में, सीवियर प्लस में पहुंच चुकी है तो इमरजेंसी 4 स्टेज लागू हो जाती है, और इसमें बाहर से आने वाले ट्रक्स पे बैन लगा दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन रोक दिया जाता है, ऑड इवन लागू करने की भी सोची जाती है, जो लगभग कुछ साल पहले लागू की गई थी, इस साल नहीं लागू की गई। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी ये बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में, जो काम करती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, कंसल्टेटिव बॉडी की तरह काम करती है। और क्या एफर्ट किए गए हैं, BS स्टैंडर्ड लेके आई है सरकार। BS स्टैंडर्ड मतलब भारत स्टेज, ये हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के रेफरेंस पे हमने तैयार किए हैं। तो हमारा इस टाइम BS 6 लागू हो चुका है। हमने 1 लागू किया, 2 लागू किया, 3 लागू किया। कब लागू हुआ इधर देख सकते हैं, नेशन वाइड ये यूरो 3 2010 में लागू किया गया। 4 जो है हमारा लागू किया गया। 5 को हमने स्किप कर दिया, अपने यहाँ 5 नहीं लागू हुई, 4 के बाद सीधे 6 लागू हुई है। अपने यहाँ BS 5 स्टेज की कोई भी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, तो सीधे BS 6 लागू की गई नेशन वाइड। तो क्या होता है, इसके इमिशन स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं, डीजल के लिए अलग होते हैं, पेट्रोल और डीजल के लिए अलग अलग होते हैं। तो BS 6 में अगर हम देखें BS 4 की पिच है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो सेम ही है, हाइड्रोकार्बन्स भी सेम है, NOx रिड्यूस किया गया है थोड़ा सा, और PM पार्टिकल पहली बार पेट्रोल व्हीकल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वहीं अगर हम डीजल व्हीकल्स में देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड सेम है, NOx रिड्यूस किया गया है, HCl प्लस हाइड्रोकार्बन NOx वो भी रिड्यूस किया गया है, PM पार्टिकल भी रिड्यूस किए गए हैं। तो ये है हमारा BS 6। BS 6 में हमें 2 तरह के फ़िल्टर लगाए जाते हैं, एक तो DPF डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर जो पार्टिकुलेट मैटर्स को फिल्टर करता है, और दूसरा होता है SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जो ब्रेक डाउन करता है NOx को। इसके लिए हमको एक कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं। जो BS 6 से गाड़ियाँ होती हैं उनमें पेट्रोल या डीजल के अलावा हमको डालनी पड़ती हैं यूरिया, जो काम करती है एक कैटालिस्ट का, जो NOx को रिड्यूस करती है N2 और H2 में तोड़ देती है। तो ये तो एनवायरनमेंट में है ही है, जाके एनवायरनमेंट मिल जाती है, पानी मिल जाता है, तो जो हानिकारक गैस थी NOx उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह 2 फिल्टर लगा करके हम लोग पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे एक चलता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, 2019 जनवरी में लागू किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ऑल इंडिया है। ये रूरल और अर्बन, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। इसका काम क्या है कि ये एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता है, प्लान तैयार करता है कि कैसे एयर पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है 5 साल, 10 साल, 25 साल की। कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल बॉडीज़ में, ताकि बेहतर काम हो सके पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। बायो इंडिकेटर क्या होते हैं, एक लाइकेन होता है जो बहुत अच्छा इंता है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ये पोल्यूटेड एयर में ग्रो ही नहीं कर पाता है। तो जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेन होगा ही नहीं। लाइकेन होता है बेसिकली एक फंगस जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है साइनोबैक्टीरिया या एल्गी के साथ। कई तरह से उसके एग्जाम्पल हैं जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो ये
कभी शहरी क्षेत्रों के करीब पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पोल्यूटेड एयर होती है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर में या जहाँ पे कम पोल्यूशन होता है वहाँ पे पाई जाती है। तो अगर लाइकेन उग रही है तो मतलब वहाँ की एयर बहुत अच्छी है। अब आती है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है एयर को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक्टिव फिल्ट्रेशन और पैसिव फिल्ट्रेशन। एक्टिव फिल्ट्रेशन क्या होते हैं, इसमें हम लोग गैस को आयनाइज करते हैं और डिफरेंटली चार्ज प्लेट्स पे स्टक कर देते हैं। जैसे जो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट चार्ज हैं, हमने कोई गैस को ब्रेक डाउन किया तो जो निगेटिव आयन होंगे वो इस पे चिपक जाएंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो इस पे चिपक जाएंगे और बाकी फ्रेश एयर जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है एक्टिव फिल्ट्रेशन। वहीं पैसिव फिल्ट्रेशन में क्या होता है, कई सारी पोरस मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे छन्नी की तरह छन के हवा आती है, कई सारे जो डस्ट पार्टिकल पीएम पार्टिकल हैं उनको कम कर देती है। तो ये होता है पैसिव फिल्ट्रेशन। ऐसे हेपा फिल्टर जो है वो एक पैसिव फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है। इसमें फाइबर ग्लास के कई सारे शीट्स लगी होंगी, एल्युमिनियम शीट्स लगी होती हैं, इसके बीच में फाइबर ग्लास। तो इनके बीच से जब हवा पास होती है तो जो डस्ट पार्टिकल या पीएम पार्टिकल होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, इसी में रह जाते हैं और जो है क्लीन एयर हमको डिलीवर हो जाती है। वहीं जो एक्टिव फिल्ट्रेशन होते हैं उसमें देख पा रहे होंगे, जैसे गैस आई, इसको हमने आयनाइज किया, ये पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज प्लेट्स लगी हैं, तो जो निगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे चिपक जाएगा और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो निगेटिवली चार्ज प्लेट पे चिपक जाएगा और इधर से हमको क्लीन एयर जो है प्राप्त हो जाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। इस लेक्चर की पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, सिविल नेविगेटर, जहाँ पे आप इस लेक्चर की पीपीटी मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है दिया हुआ, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप फॉलो करके इस क्लास की पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।